तो व्हाई डू वी फॉल इल ये चैप्टर हमने लिखना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने ये चीज देखा कि जब हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स माल फंक्शन करने लगते हैं या कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू माल फंक्शन करता है तो उसे एक डिजीज या कोई रोग कहते हैं। फिर हमने हेल्थ के बारे में जाना कि जब फिजिकल, मेंटल और सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल ये सब जब फैक्टर्स होते हैं तो उसे हेल्थ के सेंस में कहते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा ये डिफरेंस कि हेल्दी आदमी और डिजीज फ्री आदमी के बीच में क्या फर्क है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि हेल्थ किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है, तो इम्बैलेंस डाइट और कुछ आपका ऑर्गन डिसफंक्शन करने लग जाए, कोई आपका हार्मोन डिसफंक्शन करने लग जाए, या तो फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, तो इन सब चीज़ों से हेल्थ इफेक्ट होती है। इसके बाद फिर हमने डिजीज एंड कॉजेस के सेंस में देखना शुरू किया। कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई इम्बैलेंस हुआ है तो उसकी वजह से कोई बीमारी हुई है। तो जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस कोई हो गया, कोई एलर्जी हो गई, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, या कोई बॉडी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स हो गए। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने देखे कि अनहेल्दी डाइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां होती हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमने देखे और फिर हमने कई सारे डिजीजेस के एग्जाम्पल लिए। इसके बाद एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हमने देखे कि जो बाहर की चीज़ों की वजह से होता है, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने कई सारे देखे। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा मैंने फोटोग्राफ्स इन टेबल के डिजीजेस की नहीं लगाई है, लेकिन आगे के टाइम में जैसे हम इस चैप्टर को रिविजन करेंगे तो उस टाइम पे और इन जितने भी ये बीमारियां हैं, रिकेट्स है, डेंटल कैरीज, इन सब चीज़ों के फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाएंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया होगा कि ये बीमारियां एक्चुअली कैसे हैं। इसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज कि किस तरीके से, जैसे कॉलरा एक बीमारी है, कॉलरा बीमारी होती है गंदा पानी और जहाँ पे अच्छा सैनिटेशन फैसिलिटीज ना हो, वहां पे इस तरीके से बीमारी होती है। तो पहला कॉज अगर कॉलरा बीमारी का कहा जाए तो ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से बीमारी। सेकेंड रीजन अगर हम कहें तो ये एनवायरमेंटल रीजन हो गया कि आप ऐसे मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं कि आपको साफ पानी वहां मिल नहीं रहा है, तो क्या करें, बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा कि आपको खराब पानी मिलेगा, तो इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ कॉज हो गया कि आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं। इसके बाद थर्ड लेवल का कॉज हो गया, गरीब हैं तभी आप मजबूर हैं ऐसी जगहों में रहने के लिए, और जब आप गरीब हैं तब तो अलग अलग लेवल ऑफ कॉजेस हैं। तो जैसे कॉलरा मतलब एग्रीवेट करते हैं प्रॉब्लम को। अब टाइप्स ऑफ डिजीजेस हमने देखा, तो एक होता है कंजेनिटल, यानी कि जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, आपको अपने परिवार वालों से मिलती हैं, अपने पिछली पीढ़ियों से जो बीमारियां मिलती हैं। दूसरा हो गया एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड के सेंस में ये हो गया कि जो बीमारियां आपको परिवार से नहीं मिली, आपको जन्मजात नहीं मिली, आपके अपने लाइफ टाइम में वो बीमारियां आपको हुई हैं ड्यू टू सर्टेन इम्बैलेंसेस। एक्वायर्ड बीमारियों में भी अगर हम देखें तो कुछ है इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो जाती हैं, और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, कि वो एक इंसान को हो गई तो उसी इंसान तक सीमित रहेंगी, उससे तो ये इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, इसमें भी कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब डायरेक्ट ये ट्रांसमिशन की किसी के छींकने से या कुछ डायरेक्ट इस तरीके से कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट से। और एक है नॉन कंटेजियस यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि चीज सामान जो उसके हैं या फिर इस टाइप से जो ट्रांसमिशन हो। अब नॉन इन्फेक्शियस हम अगर देखें तो नॉन इन्फेक्शियस जो आदमी तक सीमित रहेगी, वो दूसरे लोगों को नहीं होगी। खैर, तो ये सब हमने देखा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में डेफिशिएंसी डिजीजेस आ गए कि आपको किसी चीज की कमी हो गई खाने पीने की वजह से। मेटाबॉलिक डिजीजेस, डीजेनरेटिव डिजीजेस, ये सब हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फिर हमने डिफरेंसेस देखे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बीच में, कि जो कम्युनिकेबल हैं और जो नॉन कम्युनिकेबल। दूसरी तरफ एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिजीजेस यानी कि बहुत जल्दी जो डिजीजेस सिम्टम दें और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएं और कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ना पड़े आपके बॉडी पे। क्रॉनिक डिजीजेस ऐसी बीमारियां जो कि थोड़े लंबे टाइम में बिल्डअप होती हैं
और जिनका इलाज ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो गया और आप रिकवर कर गए, इलाज सही होने में भी लंबा टाइम लगेगा और आपके बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स छोड़ सकते हैं। और ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ती रह सकती है और इनफैक्ट वो कभी भी ट्रिगर हो जाएगा, तो रेडी रहना पड़ेगा, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक्यूट डिजीजेस एंड क्रॉनिक डिजीजेस, तो ये सब चीजें हमने कल डिस्कस किया, एक्यूट एंड क्रॉनिक। इसके बाद कंजेनिटल जो कि जन्मजात बीमारियां, और एक्वायर्ड डिजीजेस जो कि आपके अपने लाइफ टाइम में आपको होंगे। ठीक है, तो कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमने देखा कि वायरसेस की वजह से कितनी अलग अलग बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से, फंगाई की वजह से, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। और यहाँ पे एक और एस्पेक्ट यहाँ पे आता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में किस एरिया से घुसा है, कि वो नाक से एंटर किया है, माउथ से एंटर किया है, या और कौन से ऑर्गन में जाके वो इफेक्ट करता है। तो खैर ये सब हमने लिस्ट पूरे देखी। तो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस हमने देखा कि कैसे एयरबॉर्न डिजीजेस होते हैं, कई सारे डिजीजेस डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं, कई सारे वाटर बॉर्न होते हैं, कई सारे डिजीजेस इंसेक्ट्स के थ्रू फैलते हैं जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं, कई सारे डिजीजेस ऐसे डेली यूज की चीजों से फैलते हैं जिनको हम फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। तो ये सब हमने देखा। कुछ इंसेक्ट्स के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से इंसेक्ट से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। और अब ये सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस कि कोई भी बीमारी होती है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, तो जो बॉडी में दिक्कतें हो रही हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं कि कई बार हेडेक होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग, हाई फीवर, फीवर एक बड़ी कॉमन सी चीज है, कई जगहों पे स्वेलिंग होती है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सिम्टम्स, कई बार स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं। तो इन सिम्टम्स के लिहाज से फिर डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या बीमारी हो सकती है। इसके बाद अब एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, सूजन या फिर कुछ गांठ पड़ना, कुछ इस टाइप से, कुछ दाना हो जाना। तो सूजन अलग अलग रीजन से हो सकती है। तो ये माइक्रोबियल इन्फ्लेमेशन है, जैसे कई बार ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन, तो अलग अलग टाइप के इन्फ्लेमेशंस होते हैं। तो ये हिस्टामीन्स की वजह से होता है जो बॉडी में होते हैं। ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में ये बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स ही लड़ रहे हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन। एंड अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के सेंस में हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में है एंटीबायोटिक्स। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ने के लिए अलग अलग टाइप की दवाइयां होती हैं। तो जैसे एंटीबायोटिक्स बेसिकली बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए है। तो अब जैसे हम देखें कि एंटीबायोटिक्स वर्क कैसे करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स अलग अलग टाइप्स के हैं, तो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि डिसरप्ट करते हैं बैक्टीरियल प्रोसेसेस को। जैसे कि एग्जांपल, कई एंटीबायोटिक्स स्टॉप सेल वॉल कंस्ट्रक्शन, की सेल वॉल जिसकी वजह से बर्स्ट हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं। कई सारे एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स में करते हैं स्टॉप प्रोटीन बिल्डिंग, प्रोटीन बिल्ड होना बंद हो जाता है, तो सेल्स डेड हो जाते हैं। और कई बार वो डीएनए जो कॉपी कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डीएनए की कॉपीइंग को वो रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से सेल, वो माइक्रोब का सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो जैसे सल्फोनामाइड्स, ये सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इसको ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरीके से। जो पेनिसिलिन्स होती हैं ये सेल वॉल को तोड़ देते हैं। और अलग अलग टाइप के ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया हो गया होगा इसका जिक्र, जब जैसे पेनिसिलिन की बात करी जाए, आपके बुक्स में ये पेनिसिलिन का जरूर जिक्र आया है। तो जैसे पेनिसिलिन ये इस तरीके का एक फंगस है कह लीजिए, और ये चीज एक जगह पाई गई कि जो ऐसे पेनिसिलिन जहां पे एक
पेट्री डिश में रखे गए थे, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत मतलब जो बैक्टीरिया थे उनको ही खत्म कर रहा था। तो वहां से ये चीज प्रॉपर्टी नोटिस करी गई कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। तो फिर पेनिसिलिन को प्रॉपर तौर पे मतलब मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। इस तरीके से फर्मेंटेशन टैंक्स होते हैं, इसमें एक शुगर्स के साथ ही इसको डाल दिया जाता है और जिसकी वजह से पेनिसिलिन का ग्रोथ होता है। और फिर बाद में फिर पेनिसिलिन को प्योरीफाई करके एक एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है जो कि बैक्टीरिया से बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ये अब आया जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो अभी तक तो हम ट्रीटमेंट के सेंस में बात कर रहे थे कि डिजीजेस का ट्रीटमेंट कैसे हो, कि आपको जो एंटीबायोटिक्स चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, दवाइयां। यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कि आप मतलब आपको बीमारी हो ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं कि आप साफ सफाई रखें और जो बीमार आदमी हो इसके आसपास उसकी मतलब देखभाल करने में ध्यान रखें कई सारी चीजों का कि वो बीमारी आपको ना हो जाए। और यही सब चीजें हैं कि आपको बाकी अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। एयरबॉर्न माइक्रोब्स अगर आप उनसे बचना चाह रहे हैं तो ओवर क्राउडेड जगहों में नहीं जाना चाहिए। और अगर आप वाटर बॉर्न डिजीजेस से बचना चाह रहे हैं तो साफ पानी इस्तेमाल करें, बॉइल्ड वाटर या फिर प्योरीफाइड वाटर इस्तेमाल करें और प्रॉपर सैनिटरी जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं जो कि कीड़े मकोड़ों से या मच्छर मक्खियों से हो जाते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर ना काट पाए आपको, मक्खियों का ज्यादा मतलब आपके खाने पीने के आसपास या फिर आपके घरों में इतनी मक्खियां ना हो, तो साफ सफाई रखना हो। तो ये कई सारे इसके स्टेप्स हैं। तो ये सब आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस में। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या चीज की ये प्रोसेस वैक्सीनेशन का शुरू किया था एडवर्ड जेनर ने। और ये चीज पाई गई थी वैक्सीनेशन में कि अगर हमारे बॉडी में जैसे ये एक सिस्टम है, एक मेटाबॉलिज्म है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ जाए और हमारे बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि वो याद रख सकती है इस चीज को कि अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था तो हमने कुछ इस टाइप से इससे फाइट किया था और ऐसे केमिकल्स रिलीज किए थे या इस टाइप से कुछ किया था कि हमने इसको इनइफेक्टिव बना दिया था। तो बॉडी याद रखती है इस चीज को। बस इसी चीज का इस्तेमाल करके, इसी चीज का फायदा उठा के हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन में होता ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत वीक लेवल का हो, कि ऐसा ना हो कि वो वैक्सीन लगने के बाद आपको सच में बीमारी हो जाता है। बहुत वीक करके उस माइक्रोब को डाला जाता है आपके बॉडी में, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ ले और लड़ भी ले, उसको खत्म भी कर दे और याद भी रखे कि जब ऐसा माइक्रोब आना है तो क्या किया जाना है। तो यही चीज, यही प्रिंसिपल है वैक्सीन्स का। तो वैक्सीन्स भी कई अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक होता है लाइव एटीन्यूएटेड। इसको जैसे आपके बुक्स में इसको लाइव नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स कहा गया है। विरुलेंट ये जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब होता है जिसका, विरुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकतवर या बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन्स और लाइव का मतलब वो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नॉन विरुलेंट कि मतलब वो बहुत वीक करके उनको आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया, मीजल्स, रेटोवायरस, येलो फीवर, ऐसे इनकी जो वैक्सीन होती हैं इसमें जिंदा माइक्रोब्स होते हैं उसी बीमारी के। इसके बाद दूसरे टाइप की वैक्सीन होती है जिसमें इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स होते हैं कि किल्ड एंटीजेंस। तो ऐसे कई सारे, जैसे पोलियो वायरस में भी ऐसे होती हैं कई सारी बीमारियां जैसे किल्ड, इसमें वूपिंग कफ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीनेचर कर दिया जाता है कि वो एक तरीके से खत्म हो जाते हैं
और बस उनके ये जो एंटीजेंस हैं बस ये थोड़ा बहुत इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद एक है प्योरिफाइड एंटीजन, कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ उनके एंटीजेंस को बॉडी में डाल रहे हैं। एक होता है टॉक्सॉइड, यानी कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई सारे टॉक्सिन्स निकालते हैं, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस उनके टॉक्सिन्स इंजेक्ट कर रहे हैं। इनको कहते हैं मॉडिफाइड टॉक्सिन्स। तो जैसे डिप्थीरिया है, टिटनेस है, डिप्थीरिया, टिटनेस, इन सब बीमारियों में ये मॉडिफाइड टॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ वैक्सीन। और फिर कुछ होता है जेनेटिक, आरएनए बेस्ड। तो कई सारी बीमारियों में जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, तो ऐसे एंटीजन्स डाले जाते हैं वैक्सीन्स में। तो ये इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी हो जाती है कि अच्छा ये बीमारी को किस तरीके से काउंटर करना है। और अब यहां से शुरू होता है आपका ये पोर्शन, डिजीजेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ के साथ। तो पहला बीमारी जो हम देखते हैं बाय प्रोटोजोआ, ये है मलेरिया। अभी हम इस चैप्टर के नोट्स के सेंस में अभी नहीं बना पाए हैं, जब रिवीजन होगा तो एक एक पॉइंट जो भी चीजें हैं एक्स्ट्रा, ये इनके नोट्स भी बनाएंगे। खैर, लेकिन यहाँ पे इनके नोट्स जरूर बनाते चलते हैं। डिजीजेस के, मलेरिया से शुरू करते हैं। मलेरिया एक फेटल डिजीज है। फेटल का मतलब ये जानलेवा हो सकता है, और अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन पीपल गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया एवरी ईयर। 300 मिलियन की मतलब इतने सारे लोग, और कह लीजिए 2 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। 20 लाख लोग हर साल मरते हैं मलेरिया की वजह से। तो ये इतनी ज्यादा डेडली और फेटल बीमारी है। एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक्स डिफरेंस। तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते हैं, तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते हैं एज अ रिएक्शन टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो फाइटिंग रिस्पॉन्स है, ये इसे कहेंगे एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक्स फंगस से बनता है। फंगस या तो फिर और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिनका काम है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स से बनते हैं इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, दवाइयां। तो एंटीबायोटिक्स वो फार्मास्यूटिकल वाली बात हो जाती है, और एंटीबॉडीज ये हमारे इंटरनल बॉडी की बात हो जाती है कि कोई भी हमारे बॉडी उससे फाइट, तो कोई नई भी अगर चीज हमारे बॉडी में एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट भी हमारे बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, अब एक तरफ से देखना शुरू करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से, और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, और ये मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के काटने की वजह से। ये एनाफिलीज मस्कीटो मच्छरों का एक कह लीजिए प्रजाति है, और फीमेल काटती हैं। और इसका रीजन बस ये है कि जो मेल एनाफिलीज मस्कीटो हैं, ये प्लांट सैप्स या पेड़ पौधों से ही अपना खाना पीना निकाल लेते हैं। जो फीमेल्स हैं, इन्हें अंडे देने पड़ते हैं, और अंडे देने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ये ब्लड के थ्रू निकालते हैं। तो जानवरों को काट के उनके ब्लड से ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन से इनको हेल्प मिलती है अंडे देने में। तो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो एंड प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया के सेंस में सिर दर्द होना शुरू होगा, उल्टियां शुरू होंगी, आपको फीवर आएगा और खांसी आएगी काफी। तो ये सब कई सारे सिम्टम्स हैं। तेज बुखार आएगा, और इसके बाद इसमें कह लीजिए ये सारे तो सिम्टम्स हो गए। 3 स्टेजेस होती हैं खास तौर पे, जिससे कंफर्म हो जाता है कि किसी आदमी को मलेरिया है। तो ये 3 स्टेजेस के सेंस में अगर हम देखें, तो पहला आता है कोल्ड स्टेज। आदमी को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, और इतनी ठंडी लगती है कि गर्मियों के टाइम में भी
उसे ये फील होने लगता है कि अगर रजाई ओढ़ ली जाए या कंबल ओढ़ लिया जाए तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो कोल्ड स्टेज इसे कहते हैं, जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और इतनी ज्यादा सर्दी कि शिवरिंग होती है, आदमी कपकपाने लगता है। तो कोल्ड स्टेज, और इतनी ज्यादा कोल्ड स्टेज कि इसे हम शिवरिंग होती है। कोल्ड स्टेज के बाद आता है हॉट स्टेज, कि अब गर्मी लगना शुरू होती है आदमी को, और इतनी गर्मी कि वो पसीना पसीना हो जाता है। ठीक है, तो हाई फीवर, हॉट स्टेज में आता है हाई फीवर, और इसके बाद आती है स्वेटिंग स्टेज, कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने लग जाता है, लेकिन ये साइकिल रिपीट करती है। उसके बाद फिर से फीवर चढ़ता है। और एक और चीज, जब पेशेंट क्योर हो जाता है, पेशेंट के सही हो जाने के बाद भी ये दिक्कत रहती है कि पेशेंट थोड़ा सा वीक सा लगने लगता है, और एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, एंड पेशेंट काफी वीक हो जाता है और अनीमिक हो जाता है। तो ये सब हो गए सिम्टम्स। अब अगर हम देखें प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, तो प्रिवेंशन की ऐसा क्या किया जाए कि मलेरिया ना हो, तो आप सबसे पहली चीज कोशिश करें कि आपको ना काट पाए, तो मच्छरदानी लगाना चाहिए। जो मस्कीटो हैबिटेट्स हैं, ऐसी जगह मच्छर जहां पैदा होते हैं पानी में पैदा होते हैं, मतलब इनफैक्ट यूं कह लीजिए कि पानी में मच्छर अंडे देते हैं और उनके लार्वा जो है इनिशियल फर्स्ट स्टेज वो पानी में होते हैं। तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पे भी पानी भरा हुआ ना रहे, और अगर पानी भरा है तो उसको हटा दिया जाए। और अगर इन केस की पानी भरना ही भरना है, कोई गड्ढे हैं, नालियां हैं, तो वहां पे केरोसिन ऑयल या कुछ पेट्रोल कुछ इस तरीके से छिड़क देना चाहिए, तो इससे लार्वा खत्म हो जाते हैं। मस्कीटो रिपेलेंट यूज करना चाहिए, बच्चों का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए, और कपड़ों को भी इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए मस्कीटो रिपेलेंट इस तरीके से सोल्यूशन से। मलेरिया के सिम्टम्स जानने चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स पहनने चाहिए कि कोई जगह नहीं दें मच्छरों को काटने के लिए, और घर साफ रखें। तो ये सब कुछ बेसिक सी चीजें हो गई। और जहां पे वाटर बॉडीज हैं, अब आप वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा ये केरोसिन या पेट्रोल अगर नहीं डाल पाए, तो कई सारी ऐसी मछलियां होती हैं जो मस्कीटो के लार्वे को खाती हैं, तो ये मछलियां आप डाल सकते हैं। घरों में वायर गॉज लगा सकते हैं। वायर गॉज यानी कि ये जो जाली वाले दरवाजे कि मच्छर अंदर ना आ पाए, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करना चाहिए, मस्कीटो नेट्स। और यहां पे एक है लार्वेशियस फिश, लार्वीवोरस। तो लार्वी यानी कि लार्वा, वोरो का मतलब खाना, तो ऐसी मछली जो कि लार्वा खाती है। तो ऐसी एक मछली का जैसे नाम दिया गया है गैम्बुसिया। और ऐसे डक्स हैं कि मतलब अगर तालाब वालाब हो तो वहां पे बतखें इस तरीके से छोड़ देनी चाहिए, तो बतख भी लार्वे को खत्म कर देती हैं। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्कीटो हो जाता है ऐसा। इसके बाद इंसेक्टिसाइड्स आप छिड़क सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में जैसे BHC, मैलाथियोन, इनके नाम दिए गए हैं। DDT यूज नहीं करना चाहिए। DDT पहले एक इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता था, बाद में फिर पता चला कि DDT के बहुत ज्यादा मतलब एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया DDT को। ठीक है, तो यही सब बेसिक इसके प्रिवेंशन रहे कि इसमें हम लिख लेते हैं इंसेक्टिसाइड्स, और इंसेक्टिसाइड्स के सेंस में BHC, मैलाथियोन। और अब जैसे हम इसके कंट्रोल के सेंस में देखें तो एक ड्रग होता है जिसका नाम है क्विनाइन, और ये ड्रग का मतलब एनीथिंग केमिकली मेड। तो ये दवाइयां भी इसी ड्रग्स के अंदर आती हैं। तो एक ड्रग है जिसका नाम है क्विनाइन, जो कि निकाला जाता है फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। ये जो फोटोग्राफ लगी है ये सिंचोना ट्री है, और इसके तने से ये दवाई बनाई जाती है क्विनाइन।
और ये दवाई दी जाती है मलेरिया के पेशेंट को। तो ये दवा ये मलेरियल पैरासाइट को खत्म कर देती है, इससे काफी फायदा मिलता है। तो ये पहला हमने डिजीज देखा मलेरिया, और ये मलेरिया होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं डिजीजेस बाय वायरस। तो वायरस से कई सारी बीमारियां होती हैं। तो शुरुआत करते हैं इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा, या जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में फ्लू भी कहते हैं, और ये फ्लू हमें इफेक्ट करता है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सर्दी खांसी जुकाम वाली चीज है ये। और ये फैलता कैसे है इन्फ्लुएंजा? ये इन्फ्लुएंजा फैलता है एयरबॉर्न, हवा से फैलता है। इन्फ्लुएंजा के मरीज को बुखार आता है, थोड़ा दर्द होती है, मतलब पूरा बॉडी पेन करती है, और थोड़ा चिल्स यानी कि थोड़ा सा ठंडक लगने लग जाती है, और खांसी जुकाम खूब होती है। तो ये एयरबॉर्न बहुत होता है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा फैलता है। कई बार डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, फेंटिंग, वो डिपेंड करता है किस लेवल पे आपको हुआ है। तो ये एयरबॉर्न है और इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये फैलता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स। और इसका फीवर आता है, फीवर लास्ट फॉर करीब 3 डेज, 3 दिन का फीवर करीब रहता है। अगर 3 दिन में सही नहीं हुआ तो 5 दिन करीब जाता है। और इसका प्रिवेंशन के सेंस में बस यही है कि आप जिसको भी फ्लू हुआ है उससे थोड़ा सा दूर रहें। और कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है इन्फ्लुएंजा का, और वैक्सीन्स यूज करी जाती हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो साफ सफाई रखना और ये सब चीजें मेंटेन, प्रॉपर हाइजीन, ये सब चीजों की वजह से इन्फ्लुएंजा आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और एक और चीज, जब इन्फ्लुएंजा हो जाए तो घर ही पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी लोगों को हो सकता है। अब वायरस से एक और बीमारी देखते हैं जो कि है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। तो जॉन्डिस के सेंस में देखें तो इट इज द डिजीज ऑफ लिवर का डिजीज है। और इसमें लिवर में हो जाता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि लिवर में सूजन हो जाती है। और जब लिवर में सूजन हो जाती है तो इसकी वजह से फिर टाइप्स ऑफ इस चीज को कहा जाता है हेपेटाइटिस, भी एक नाम दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, जी, अलग अलग वेरिएंट्स हैं हेपेटाइटिस के। ये स्प्रेड होता है बाय फूड एंड वाटर। जिस भी रोगी को हुआ ये, उसके साथ रहने से, तो मोस्टली बाय फूड एंड वाटर हेपेटाइटिस वायरस। इसमें अगर हम सिम्टम्स देखें तो पहली चीज तो ये है कि तेज बुखार आता है, हाई टेम्परेचर, सरदर्द होता है, नौजिया की फीलिंग आती है, उल्टियां होती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट को टर्म हम देते हैं एनोरेक्सिया, कि भूख लगना बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत ज्यादा फटीग हो जाता है, बहुत थकान होती है, वीकनेस होती है, स्किन में इचिंग होती है, और डार्क शेडेड यूरिन निकलता है, काफी डार्क यूरिन। और एक और चीज, जब ये लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, लिवर में सूजन होती है, तो इसकी वजह से बाइल बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, और बाइल कहीं ना कहीं हमारे स्किन में रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से ये पूरा पीलिया, इसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि स्किन पूरी पीली पड़ जाती है, आंखें पूरी पीली पड़ जाती हैं। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस, प्रिवेंशन इसका यही है कि किसी आदमी को भी जॉन्डिस हुआ है तो प्रॉपर मेजर रखें, अच्छा हाइजीन रखें, और सबसे खास चीज बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल साफ पानी एंड साफ खाना, साफ पानी एंड साफ खाना ये होना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड, हाथ वाथ बिल्कुल साफ हो, हाइजीन का ध्यान रखा जाए। और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी होती है, कई बार इंजेक्शंस भी लगते हैं, जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन। तो यही सब चीजें हैं। कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स थोड़ा कम खाना चाहिए। लिवर की बीमारी है तो इस वजह से लिवर का ध्यान रखना चाहिए कि खाना पीना ऐसा हो कि लिवर पे जोर ना पड़े। तो चिकनाई वाला खाना, कोई थोड़ा सा हैवी खाना,
रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए, बहुत हल्का खाना चाहिए। और इसके अलावा मतलब ये हाई कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, हाई कैलोरी डाइट, और जिसमें गन्ने का जूस बहुत ज्यादा बोला जाता है, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। इसके बाद जैगरी यानी कि गुड़, ये खाने को काफी कहा जाता है। ग्लूकोज काफी दिया जाता है जॉन्डिस के पेशेंट्स को। तो ये सब चीजें रही जॉन्डिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।